नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है। नया साल है, नई बातें हैं, नई उमंग है, नया जोश है। ऐसे में हम चाहते हैं कि हम अपने किसान भाइयों को बहुत अच्छी और बेहतर जानकारी दें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पुनः कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित है और साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में किसान भाइयों, हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि केले की फसल में संतुलित पोषण से कैसे अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता हमें मिल सकती है, क्योंकि सही समय पर सही मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग, यही है एक सफल केले की खेती का मंत्र। उम्मीद है आज के कार्यक्रम की जानकारी और हमारे विशेषज्ञ से रूबरू होकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देर नहीं करते, आपको उनसे मिलवा ही देती हूँ जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत का हम करना चाहते हैं श्री विक्रम सिंह जी का, जो है एरिया इकोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। विक्रम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बहुत सही हूँ। विक्रम जी, आज एक बार फिर हम आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारे किसान भाई बहन, और आज का जो विषय है वो है केले में संतुलित पोषण, इससे कैसे अधिक उपज हो और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करें। क्या आप इस पर हमें बेहतर जानकारी दे पाएंगे? हाँ जी, इसी के लिए आज आपके साथ में हम जुड़े हुए हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इससे इसका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले विक्रम जी, हमारे सभी श्रोतागण आपसे यही जानना चाहते हैं कि केले की फसल के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए ये फसल किसानों के लिए कितनी लाभकारी है? जैसे कि पूजा जी, केले की खेती आज किसानों के लिए एक उच्च लाभ देने वाली नकदी फसल बन चुकी है और पूरे साल केले की मांग बनी रहती है। केले की फसल है वो 12 से 14 महीने में तैयार हो जाती है। दूसरा, इससे जो प्रॉफिट निकल के आता है, मुनाफा जो होता है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है, क्योंकि इसका जो प्राइस भी देखे जाए, एवरेज रेट भी 10 से 15 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है और 1 एकड़ में 1200 1250 पेड़ होते हैं और एक घार का वजन भी 25 से 30 किलो बनता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 30 से 35 एमटी पर एकड़ के हिसाब से केले का उपज हमें मिलती है। और अगर हम 12 या 15 रुपए से काउंट भी करते हैं तो हमें 3.5 से 4 लाख रुपए इससे हमें मिलता है। और इसमें जो केले की खेती में खर्च आता है वो 1 से 1.5 लाख रुपए के करीब हमारी खेती में लगता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है और खेती से ज्यादा मुनाफा मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही एक रीजन है, यही एक कारण है कि केले की खेती का रुझान जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए हमारी फसल आज के समय में किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है। अगला सवाल जो हम आपसे विक्रम जी करना चाहते हैं वो ये है कि केले की खेती करते समय हमारे किसान भाइयों को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में उनके व्यवहारिक समाधान क्या हो सकते हैं? जैसा कि ज्यादा हम इससे मुनाफा भी ले रहे हैं तो उसमें हमें चेतावनी यानी कि चुनौतियां भी उसी तरीके से झेलनी पड़ती है। कोई मुनाफा या वो बिना चुनौती के तो नहीं मिलता है। तो उसमें हमें जो चुनौती मिलती है या जब हम अपनी फसल लगाते हैं तो काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसमें हो सकता है आप असंतुलित खाद डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब असंतुलित खाद जाएगा तो हम अच्छी फसल ले ही नहीं सकते जो हमारी प्रॉफिट अच्छा देखे जाए। दूसरा, पानी की कमी या अधिकता, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर हम अपनी फसल में पानी सही टाइम पे नहीं देंगे केले की फसल में और जितनी उसे सिंचाई की जरूरत है उस हिसाब से नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रॉफिट की जगह लॉस में भी जा सकता है और ज्यादा सिंचाई भी केले के लिए हानिकारक होता है। तो हमें दोनों चीजों का ध्यान देना है। जो हम सिंचाई भी कर रहे हैं उसमें ये रहे कि प्लांट को जो केले की फसल है उसे नमी चाहिए होती है, ना कि पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो हमें सिंचाई भी उसी हिसाब से करनी है कि केले की जड़ के आसपास नमी बनी रहे। तीसरा जो है उसमें जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व है या जो भी हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं उनको भी हमें संतुलित मात्रा में देना चाहिए। ज्यादातर किसान क्या करते हैं वो मुख्य पोषक तत्व तो दे देते हैं अपनी फसल को, पर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वे जानकारी के अभाव में पूर्णतः नहीं दे पाते या सही टाइम पे नहीं दे पाते, जिससे केले की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती। जब अच्छी केले की क्वालिटी नहीं होगी
जितना हम प्राइस एक्सेप्ट करते हैं वो प्राइस भी हमें नहीं मिल पाता है। एक समस्या ये भी आती है जब बरसात के मौसम में बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, तो फसल गिरने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। अगर पानी ज्यादा भर जाएगा, हवा तेजी से चल गई तो फसल गिरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जब केले का पौधा मिट्टी पे गिर जाता है तो उससे अच्छा फल हम प्राप्त ही नहीं कर पाते। एक समस्या इसमें जो कीट लगते हैं उसका प्रबंधन भी हमें पता होना चाहिए, उसकी भी समस्या ज्यादा रहती है। कीट में देखा जाए तो बीटल इसमें सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है केले की फसल में। और बीमारी भी हमारी केले की फसल में टिगाटो का एक बीमारी का ज्यादा प्रकोप रहता है यहाँ पे यूपी में देखा जाए। दूसरा पनामा डिसीज है। पनामा डिसीज तो एक ऐसी डिसीज है, अगर वो आनी स्टार्ट हो जाए तो पूरा एरिया ही खत्म कर देती है। तो ये कीट एवं रोग प्रबंधन भी हमें जरूरी है, तो ये भी एक मुख्य चुनौती है। अगर हम इसका समाधान पहले से ही रखें तो कहीं ना कहीं हम केले की पैदावार अच्छी ले सकते हैं। तो उस जब भी हम केले की फसल अपने रोपाई करने जा रहे हैं या ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं तो इन चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी लें, क्योंकि आज किसानी जो है हमें बिजनेस के तौर पे सोच कर करनी चाहिए, ना कि परंपरागत खेती के आधार पे। अगर हम खेती को बिजनेस के तौर पे देखेंगे तो तभी हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, उसका उत्पादन अच्छा ले सकते हैं और उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो वो सब चीज की गणना हमारे पास में होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। तो चलिए, आपने जब पोषण प्रबंधन की बात की है तो हम इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अगर हमारा किसान अच्छी उपज और अच्छी गुणवत्ता का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो केले की फसल में पोषण प्रबंधन किस प्रकार किया जाना चाहिए? पूजा जी, ये एक आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा पोषण प्रबंधन वाला। दूसरा, मैं यही कह रहा हूँ सभी किसानों से कि जब भी हम एडवांस फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था व्यापारिक खेती की तरफ जा रहे हैं, तो हमें 5 प्रिंसिपल हमें अच्छे से पता होना चाहिए। 5 प्रिंसिपल एडवांस फार्मिंग के रूल्स समझ लो ये। तो पहला तो सीड सिलेक्शन, आप कौन सा सीड अपनी लेके जा रहे हो। ज्यादातर जो G9 वैरायटी है केले की, जो जैन इरिगेशन द्वारा दी जाती है, उसका जो फल है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, यानी कि उसका रेट भी अच्छा होता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी बन के आती है। तो उसमें भी हमें पौधे देखने हैं कि ये किस टाइप के हैं। सीड सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जितना अच्छे क्वालिटी का सीड होगा उतना ही हमारा पौधा अच्छा चलेगा और सीड पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि सीड ही हमारा आधार है उस फसल का। दूसरा, न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, यानी कि जो हम पोषण प्रबंधन की बात कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और हमें जो भी पोषण देना है वो किस टाइम पे देना है, कौन सी खाद कब देनी है, सल्फर हमें कब देना है, बोरोन की जरूरत कब है, कैल्शियम कब देना है, तो इसके बारे में हमें पहले से जानकारी रहेगी तो हम उसके जो भी हमारी क्रॉप है उसकी स्टेज के अनुसार हर पोषण का अलग अलग महत्व होता है। तो आपको पहले से पता रहेगा कि इस टाइम पे हमें इस चीज की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं हम उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तीसरा, वाटर मैनेजमेंट, यानी कि पानी जो हम सिंचाई करते हैं, जो हमने पहले भी बताया था क्या क्या चुनौती है, वाटर मैनेजमेंट का भी हमारे पास में होना चाहिए। ज्यादातर फार्मर आज के टाइम में जो एडवांस फार्मर है वो ड्रिप इरिगेशन पे जा रहे हैं या फव्वारा के थ्रू भी, स्प्रिंकलर के थ्रू भी अपनी सिंचाई पे जा रहे हैं, जिससे प्लांट में नमी बनी रहती है। तो हमें सिंचाई के जो साधन हैं वो भी अच्छी क्वालिटी वाले देखना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बताया था हमारे केले की फसल में जल भराव नहीं होना चाहिए। केले में ज्यादा पानी नहीं देना है, हमें ओनली नमी देनी है। तो उस हिसाब से हमें जो पानी का मैनेजमेंट है वो करना चाहिए। एक हमें करना चाहिए मिट्टी का प्रबंधन, मिट्टी सोयल मैनेजमेंट, यानी हमारी सोयल किस टाइप की है, कौन सी सोयल में हमें केला लगाना चाहिए, उसके बारे में भी पहले जानकारी रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। तो सोयल मैनेजमेंट में पहले तो केले की फसल के लिए 5.5 से 7 pH वाली मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। तो पहले तो मिट्टी का pH, पानी का pH हमें पता होना चाहिए कि यहाँ का pH कितना है। दूसरा, यहाँ पे कौन सा मिट्टी की जांच करवानी चाहिए पोषण प्रबंधन से पहले। तो हमें
हमारे माइंड में जो बात आनी चाहिए कि मिट्टी की जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी की जांच से आपको पता चल जाएगा कि इसका पीएच कितना है, इसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, कैल्शियम कितना देना है, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी कौन सी है। तो उसके बारे में पहले से आपको पता रहेगा, आप अच्छी फसल ले सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप मिट्टी का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम अच्छी फसल ले ही नहीं सकते। दूसरा, जब भी जिस मिट्टी में आप इसे लेके जा रहे हैं उसमें पहले केले की फसल ना लगी हुई हो, क्योंकि हमें क्रॉप रोटेशन जरूर करना चाहिए। जब हम एक ही खेत में रिपीट करके कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें बीमारी आने के चांस, कीट आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम क्रॉप रोटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उस पौधे पे लगने वाली बीमारी है उसका सर्वाइवल नहीं होता। अगर हम रिपीट टू रिपीट उसी फसल को लगाते हैं तो बीमारी और कीट ज्यादा आने के चांस बने रहते हैं। जो फिर लास्ट वाला एक मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए, डिसीज और इंसेक्ट मैनेजमेंट। इसके बारे में भी हमें पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए कि हमारी केले की फसल में कौन सी बीमारी किस टाइम पे आती है, उसके सिम्टम क्या है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है। जब भी हमारी फसल में कोई बीमारी आ जाती है हम उसका इलाज बीमारी आने के बाद में करें तो वो कहीं ना कहीं बीमारी उसको जितना लॉस, क्षति देनी होती है वो दे चुकी होती है। हमें जो भी बीमारी आती है उसका प्री में इलाज करना चाहिए, यानी कि आने से पहले हम उसका इलाज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और ये बीमारी जब भी आती है, मौसम, होस्ट और पैथोजन, जब तीनों चीज मिलते हैं तब भी हमारी फसल में बीमारी बढ़ती है। तो होस्ट आपका प्लांट होता ही है, दूसरा पैथोजन हो सकता है आपके खेत के आसपास हो, किसी घास जो भी खरपतवार होते हैं उस पे अपना जीवन चक्र चला रहा है, या कोई और प्लांट है उस पे अपना जीवन चक्र चला रहा है। जैसे ही उसे मौसम मिलेगा तो वो आपके खेत में फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि इस टाइम पे ये जो मौसम चल रहा है इस टाइम पे बीमारी आने के कौन सी बीमारी ज्यादा आती है, किस हिसाब से आती है। जैसे सिगोटी का मैं एक मेन बीमारी बता रहा था, ये सर्दियों में ज्यादा लगती है। ये भी दो टाइप का होता है, येलो सिगोटी का और ब्राउन कलर का सिगोटी का, यानी कि ब्राउन कलर हो जाता है पत्तियों का और येलो कलर हो जाता है सर्दियों में। तो इसका मैनेजमेंट पहले से ही रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। और एक बीटल का मैंने बताया था, जब भी मौसम गर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो बीटल का प्रकोप आपकी फसल में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये 5 रोल याद रखोगे, इसका मैनेजमेंट अच्छे से कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छी फसल ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। लेकिन अभी बीच में आपने इंटरक्रॉपिंग की बात की थी, तो हमारे किसान भाई बहन और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि केले की फसल के साथ में क्रॉप रोटेशन के दौरान और कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है जो कि हमारी मृदा के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और आगे केले की खेती के लिए भी अच्छी है। इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन में जैसे इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये है, जो भी हम केले की फसल लगाते हैं मई जून में, उस टाइम पे हमारा जो केला है उस टाइम पे छोटी अवस्था में रहता है और उसके बीच में जो भी गैप रहता है उसमें हम इंटरक्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि अगस्त के महीने में मटर लगा सकते हो बीच में, उससे पहले उसमें उड़द या मूंग की दाल, कोई भी दलहनी फसलें लगा सकते हो साथ में। उसका फायदा क्या होगा, एक तो आपको दलहनी दाल मिल जाएगी और जो भी हमारी दलहनी फसलें होती है उसकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन को संग्रहित करता है। तो एक आपके खेत में नाइट्रोजन संग्रहित होगा। दूसरा, जब आप उसकी फली तोड़ लोगे दलहनी फसलों की और जो भी उसका बचा हुआ वेस्टेज है वो अपने खेत में ही जुताई कर दो, उससे भी कहीं ना कहीं जीवांश कार्बन अच्छा बनता है। क्रॉप रोटेशन ये है, जैसे आपने इस साल केले की फसल लगाई है, केले की फसल आपकी ये अक्टूबर तक हार्वेस्ट हो गई, आपने निकाल लिया, उसमें आप आलू लगा सकते हैं, आलू के बाद में मक्का पे जा सकते हैं, फिर धान जा सकते हो, उसके बाद में गेहूं जा सकते हो, फिर आगे एक गेहूं कटने के बाद में फिर आप केला रोपाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने क्रॉप को रोटेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। तो किसान भाई बहनों, आज हम बात ऐसे विषय पर कर रहे हैं और वो एक ऐसी फसल है जो न केवल किसानों की आमदनी का बड़ा साधन है बल्कि पोषण की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, और वो है केला। लेकिन
आप क्या ये जानते हैं कि केले की फसल से ज्यादा उपज और बेहतर गुणवत्ता पाने के लिए संतुलित पोषण की भूमिका सबसे अहम होती है? अगर आप नहीं जानते तो हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहिए, क्योंकि अभी हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं श्री विक्रम सिंह जी, एरिया एग्रोनॉमिस्ट, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, वो आज के कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 में यही बता रहे हैं कि कैसे केले में संतुलित पोषण करके आप अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक आपने हमें जानकारी दी है कि केले की फसल को किन किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, संतुलित खाद प्रबंधन कैसे किया जाए, और साथ ही आपने ये भी बताया कि किन छोटी छोटी सावधानियों से हमारे किसान भाई बहन अपनी उपज में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। आपको मैं दोहराकर किसान भाई बहनों ये भी बताना चाहूंगी कि ये विशेष कार्यक्रम यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित है, और तभी हम आप तक ये कार्यक्रम आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी 90.4 के द्वारा पहुंचा रहे हैं। आप लगातार ये कार्यक्रम हर मंगलवार और साथ ही साथ शुक्रवार को ठीक दोपहर 12 बजे सुन सकते हैं, और अगर आपका ये कार्यक्रम मिस हो जाता है तो पुनः प्रसारण ठीक अगले दिन 12 बजे आप सुन सकते हैं इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर। और अगर फिर भी कुछ भूल चूक रह जाती है, दोबारा कुछ जानना सुनना चाहते हैं या हमारे विशेषज्ञ की राय चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube पेज पर जा सकते हैं, जो है 90.4 आगरा की आवाज। वहां पर आपको सभी कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर देखने और सुनने को, जानने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी आज हम बात कर रहे हैं केले में संतुलित पोषण की, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह जी, जिनका हम बहुत बहुत फायदा उठाने वाले हैं और अगला सवाल आपसे करने वाले हैं। विक्रम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ड्रिप सिंचाई, फील्ड सेंसर जैसे ये जो आधुनिक तकनीकों का उपयोग है आज के समय में, इसे करके हमारे किसान केले की खेती में किस तरह से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केले की खेती में जो ड्रिप सिंचाई है आज के टाइम में जो एडवांस फार्मर है वो उसे यूज भी कर रहे हैं। इसका फायदा सबसे ज्यादा तो यही होता है, आप ड्रिप इरिगेशन से 30 से 40% तक की बचत कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा फायदा यह है, जब भी आप सिंचाई करने जा रहे हैं, सिंचाई में आपका जो पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में लगता है और अच्छी कम मात्रा में लगेगा, और ड्रिप के थ्रू आप इसके साथ में जो फर्टिगेशन पोषण है वो भी जड़ों तक पहुंचा सकते हैं इसके साथ में। उससे क्या होगा, जो भी आपका पोषण है वो एक समान जाएगा। दूसरा, जब भी आपके खेत में कोई नमी या किसी पोषण की कमी होगी, ड्रिप इरिगेशन में सेंसर भी लगे होते हैं, तो वो नमी और पोषण की भी निगरानी रखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि अब इसे हमें सिंचाई या नमी देनी जरूरी है और इस पोषण को भी देना है। जो हम अनावश्यक खाद और पानी की बर्बादी कर रहे हैं उसकी भी सबसे बड़ी रोकथाम हो जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे जो पीने योग्य पानी है, अच्छा पानी है, वो ओनली 0.3% ही है। तो हमें पानी को भी बचाना है, और जितना पानी सेव कर लेंगे उतना ही अच्छा है। कहीं ना कहीं जब हम सीधा पानी चलाते हैं तो उसमें हमारा पानी भी ज्यादा लगता है, और ज्यादा पानी से कहीं ना कहीं केले की फसल में भी लॉस होता है। इस तकनीक से आप अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और लागत भी आपकी कम लगती है। बहुत सही बात आपने हमें बताई है, और ये आपने सही कहा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि केले की फसल में बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, तो हमारे किसान भाई क्या उसे छूकर महसूस करके ये जानकारी ले सकते हैं कि नमी बनी हुई है, ज्यादा एक्सेस पानी नहीं है? जैसे आप अपने खेत में जाते हैं, किसान भाई जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो भी जानते हैं कि हमारे खेत में नमी है या इस टाइम पे सूखा पड़ा हुआ है। जब आप मिट्टी लेते हैं, मिट्टी का आप डला बना के देखो, डला यानी कि हम बोल टाइप का बनाते हैं मिट्टी को लेके। जब हमारी मिट्टी की बोल बन जाए तो सोचो कि इसमें अच्छी नमी है। बोल नहीं बनती या जो भी हम डला बना रहे हैं वो फूट जाता है, तो हमें सिंचाई देने की जरूरत होती है। अच्छा। तो उससे किसान भाई पता कर लेते हैं कि हमारे खेत में नमी है या सूखा है, पानी की जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। ऐसे में यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ, हमारे किसान बहनों के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। फील्ड में भी आप लोग जाते हैं विक्रम जी, और उन्हें सहयोग करते हैं, जानकारियां देते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि केले की खेती के लिए यारा फर्टिलाइजर की ओर से कौन कौन से प्रमुख उर्वरक हैं जो हमारे किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं और उन्हें उससे फायदा भी प्राप्त होता है केले की फसल में? पूजा जी, आप भी जानते हैं यारा एक संतुलित पोषण पे काम करती है।
जिस टाइप का हमारी फसल को फर्टिलाइजर चाहिए और कौन सा फर्टिलाइजर किस टाइम पे देना है, उसी के बारे में यारा बात करती है। अभी जैसे हम फसल के बारे में ही बात कर सकते हैं, तो हमारी फसल को 17 न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। 3 उसमें मुख्य होते हैं और 3 हमें इन्वायरमेंट से फ्री में मिल जाते हैं। 3 जो फ्री में मिलते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके अलावा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। उसके बाद में फिर हम सूक्ष्म पोषक तत्व पे आ जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फिर जिंक, बोरोन, फेरस, निकिल। ऐसे मिला के हमें अपनी फसल जो भी है उसे 17 न्यूट्रिशन देने होते हैं। तो सबसे पहले तो यही होता है, जो 3 मुख्य हैं उसमें नाइट्रोजन का काम क्या है, पोटास का काम क्या है, फास्फोरस का काम क्या है। अगर हम काम के अनुसार अपना पोषण प्रबंधन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि नाइट्रोजन का काम होता है पत्तियों को हरापन देना, उसकी बढ़वार करना। फास्फोरस का काम होता है शुरुआत में जड़ों का विकास करना। जितनी अच्छी जड़ें बनेगी उतना ही अच्छा पौधा हमारा बनता चला जाएगा। पोटास का काम होता है फल भराव, वजन और उसकी गुणवत्ता कैसी बनानी है, वो सारा काम पोटास का होता है। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब पौधे को मजबूत करने का काम करते हैं। और जिंक, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं हमारा जो भी फ्रूट हम ले रहे हैं, फल बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को सुधारते हैं। और जितना अच्छा हम माइक्रोन्यूट्रिएंट और ये सारी चीजें लेके जाएंगे उतना ही अच्छा हम अपनी फसल ले सकते हैं। तो इसी पे यारा संतुलित पोषण प्रबंधन पे काम करती है। तो जो हमारी केले की फसल है वो 3 पार्ट में बटी हुई होती है। पहला फाउंडेशन, दूसरा डेवलपमेंट स्टेज होती है और तीसरा प्रोडक्शन वाली स्टेज। जो फाउंडेशन है केले की फसल, मैंने बताया था 14 महीने की होती है। जो फाउंडेशन स्टेज में 2 महीने का पीरियड रहता है, यानी कि लगाने से 2 महीने तक। उस टाइम पे फाउंडेशन में रूट डेवलपमेंट चलता है उसका, उसकी लीफ बननी स्टार्ट होती है। जो जड़ें हैं वे जड़ें बनेगी। तो ये जो जितना काम है ये फाउंडेशन स्टेज में होता है। डेवलपमेंट स्टेज जो स्टार्ट होती है वो 2 महीने के बाद में स्टार्ट होती है और 9 महीने तक वो अपने आप को डेवलप करता रहता है, जिसे हम वेजिटेटिव ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो इस टाइम पे उसकी लीफ बनती है, उसका स्टेम अच्छा बनेगा, उसकी जो राइजोम डेवलप हो रहे हैं वो अच्छे बनते जाएंगे। ये सारी चीज हमारी डेवलपमेंट स्टेज पे होती है। और उस टाइम पे जैसा हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए उस पे यारा क्रॉप प्लान के अनुसार या क्रॉप की जरूरत के अनुसार ही उस फर्टिलाइजर को रिकमेंडेशन देती है। तीसरा क्या है, जो प्रोडक्शन वाली स्टेज है, जो मेन स्टेज है, जिस टाइम पे हमें फल मिलना है, तो वो स्टेज सबसे मेन होती है, जो 9 महीने के बाद में स्टार्ट होती है और 14 महीने तक हम अपना 9 महीने के बाद में उस पर कैसा फ्रूट बना रहे हैं वो सारी चीजें इसी 5 महीने में आप डिपेंड करती है आप किस टाइप का अपना प्रोडक्शन लेने जा रहे हो। तो उस स्टेज में जो होता है उस टाइम पे आपका फूल बन के आएगा, फिर उस पे फल बनेगा, फिर उसका फल अपना डेवलप करेगा अपने आप को, फली उसकी बड़ी होती जाएगी, फिर उसकी रिपनिंग वाली स्टेज आ जाएगी, उसकी तुड़ाई वाली स्टेज। ये 3 स्टेज में इसका सारा होता है। तो इसी के अनुसार यारा जो देती है एक अपना क्रॉप प्लान के अनुसार चलती है। उसमें क्रॉप प्लान में किस टाइम पे क्या डोज देनी है वो सारा दिया हुआ होता है। जैसे सबसे ज्यादा हम देखते हैं जब हमारी 0 से 60 दिन वाली स्टेज है, यानी कि पहले 2 महीने हैं, उस टाइम पे हम जो क्रॉप प्लान केले में जो पोषण प्रबंधन है उस टाइम पे हम यारा मिला कॉम्प्लेक्स को रिकमेंडेशन देते हैं 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से। साथ में यारा लीवा नाइट्राबोर जो 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से जाता है और डीएपी 50 किलो पर एकड़। उसी तरीके से एमओपी या एसओपी आप ले सकते हैं, वो भी आपका 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से जाती है। उसी टाइम पे हम स्प्रे में जो है आप सैनिफोस एक प्रोडक्ट आता है यारा का, उसको 2 टाइम हम स्प्रे लगवाते हैं यानी कि ड्रिंच के रूप में। सैनिफोस में फास्फोरस होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें 22% फास्फोरस पाया जाता है सैनिफोस में। इसका फायदा ये होता है, फास्फोरस मैंने भी बताया था जड़ों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब हम कोई भी डीएपी या फर्टिलाइजर मिट्टी में डालते हैं तो जो घुलनशील होगा वो तो पौधा ले लेता है, पर जो डीएपी या एनपीके होता है
वो पूर्णतः घुलनशील नहीं होता, वो 40% ही घुलनशील होता है। जो जड़ के पास में होता है वो तो पौधे को मिल जाता है, जो जड़ से दूर पड़ा हुआ हुआ तो वो पौधा टेक ही नहीं कर पाता। और शुरुआत में आप भी जानते हैं पौधे की जड़ें इतनी डेवलप नहीं हो पाती है जो उसे शुरुआत में टेक कर ले। तो सैनिफोस जब हम पत्तियों के थ्रू देते हैं या जड़ में ड्रिंच करते हैं तो पौधे को फास्फोरस अच्छा मिलेगा। उससे क्या होगा, जितना अच्छा फास्फोरस मिल जाएगा उससे आपकी जड़ें विकसित होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जितनी जिससे हम सेकेंडरी रूट यानी कि रुएदार जड़ें जिसे बोलते हैं वो अच्छी डेवलप हो जाएगी, आपका पौधा अच्छे से चल पड़ेगा। इसी तरीके से यारा अपना एक प्रोडक्ट यारा मिला कॉम्प्लेक्स बताती है जो हम 30 दिन तक डलवा सकते हैं अपने केले की फसल में। उसका फायदा यही होता है कॉम्प्लेक्स का भी, उसमें 6 एनपीके ग्रेड होता है, 3 उसमें मुख्य होते हैं, उसके अलावा 6 उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और इसकी घुलनशीलता 95% है। एक ही दाने पे पर्ल विधि से 9 न्यूट्रिशन कोटेड किए गए हैं और आपने बताया जो घुलता है पौधे को वही मिलता है। इसी तरीके से यारा लीवा नाइट्राबोर आप 55-60 दिन पे जब उसकी जड़ें विकसित हो जाए, प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उस टाइम पे लेके जाओ और साथ में उसी टाइम पे एसओपी या एमओपी 25 किलो और साथ में आप एनपीके डीएपी ले सकते हैं ये 55-60 दिन वाली स्टेज पे। तो उस टाइम पे एक अच्छा पोषण प्रबंधन हो जाएगा प्लांट का, उतनी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा। फिर हमें तीसरा जो फर्टिलाइजर लेके जाना है वो 90 दिन पे लेके जाना है। 90 दिन में फिर दोबारा से आपने यारा मिला कॉम्प्लेक्स और यारा लीवा नाइट्राबोर 25-25 किलो और साथ में 30 किलो यूरिया लेके पौधे के हिसाब से डलवा देना है। हमें प्लांट की संख्या गिन लेनी है कितने पौधे हैं और उसी को हमें डिवाइड कर देना है पर पौधे के हिसाब से कितना फर्टिलाइजर आएगा। और ध्यान देना है हमें जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो जड़ के पास या पौधे के पास ही नहीं डालना, जहां तक उसकी सेकेंडरी रूट जाती है वो हमें देख लेना है कहाँ तक पहुंचेगी। एक तरीका ये भी है जो उसकी गोलाई बनती है ना, गोलाई को एक धागे से नाप लो और फिर उसी को आगे बढ़ा के देख लो कितना बन रहा है, तो वहां पे हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। क्योंकि जो भी हम फर्टिलाइजर पौधा लेता है जो रुएदार जड़ें होती है सेकेंडरी रूट होती है उसी के थ्रू लेता है। चौथा खाद में हमें फिर 120 दिन पे देना है, यानी कि ये 3-3 महीने पे केले का एक चार्ट हमें पोषण देना होता है केले की फसल को। तो 120 दिन में फिर दोबारा से हमें 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है, डीएपी लेना है 50 किलो, साथ में एसओपी लेना है, पर पौधे के हिसाब से डलवा देना है जितने भी पौधे आपके काउंट है। फिर हमारा जो 5वां फर्टिलाइजर है वो 150 दिन में जाना चाहिए। 150 दिन में फिर दोबारा से हमें यारा मिला कॉम्प्लेक्स लेके जाना है। फिर दोबारा 150 दिन का मतलब जो सर्दी आने वाली है उससे पहले वाला स्टेज होता है, यानी कि नवंबर का मंथ आ जाएगा या अक्टूबर, बहुत से उसमें हो सकता है अक्टूबर हो या नवंबर। तो उस टाइम पे पौधे का सर्दियों में आप भी जानते हैं पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और उससे हमें एक अच्छा फर्टिलाइजर उस टाइम पे देना होता है। तो उसी टाइम पे जब आप सर्दी से पहले एक अच्छा फर्टिलाइजर हमें पौधे को देना चाहिए जिससे वो सर्दी में यानी कि उसकी ग्रोथ ना रुक पाए और उसकी अच्छी ग्रोथ चले। उस टाइम पे 150 दिन पे 25 किलो यारा मिला कॉम्प्लेक्स, यारा लीवा नाइट्राबोर 25 किलो और 30 किलो यूरिया और उसको हम अच्छे से डाल दें, पौधा अच्छी ग्रोथ करना स्टार्ट रहता है सर्दियों में। फिर हमारा 2 महीने यानी कि दिसंबर, जनवरी और ये आपका फरवरी जो सर्दी वाला एरिया है, इसके बाद में जैसे ही फरवरी का एंड आता है या मार्च स्टार्ट होता है उस टाइम पे हमें पौधे को अच्छी ग्रोथ देने के लिए एक फर्टिलाइजर फिर दोबारा से अच्छा देना होगा। और एक तरीके से देखा जाए ये स्टेज 210 दिन की होती है और 210 दिन पे हमें जो भी मिट्टी में डालना होता है वो मेरे हिसाब से लास्ट ही खाद होती है पौधे के लिए, फिर हमें स्प्रे में जाना होता है। तो इस टाइम पे यारा मिला कॉम्प्लेक्स 25 किलो, यारा लीवा नाइट्राबोर 25 किलो, 25 से 30 किलो अपना यूरिया, डीएपी 50 किलो, एसओपी या एमओपी 50 किलो, इसको हमें मिट्टी में पौधे के पास में देना है। और उसके बाद में हमें पौधे को मिट्टी में खाद देने की जरूरत नहीं होगी। जो मैंने बताया था 9 महीने वाली स्टेज वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जो हमारी प्रोडक्शन वाली स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम पे हमें स्प्रे पे ज्यादा जाना होता है और बीच बीच में हमें स्प्रे भी करते रहना चाहिए। जैसे
90 दिन पे हमें अपने पौधे का अच्छा स्टेम और लीफ अच्छी चले, जिंक की कमी ना रहे, तो हम उसमें जिंक ट्रैक का स्प्रे लगवा दें जो 250 ml पर एकड़ के हिसाब से जाता है। बोरोन भी हमें पौधे को देना चाहिए बीच बीच में, और बाद में भी बोरोन की अच्छी जरूरत रहती है। तो यारावीटा का बोर ट्रैक के नाम से आता है, जो अच्छी क्वालिटी वाला है 10% में। इसका फायदा यह है यारावीटा बोर ट्रैक का, जिसकी टॉक्सिटी नहीं होती है। फसल में अगर किसी वजह से ज्यादा भी डल जाए तब भी आपके फसल को जलाएगा नहीं। नहीं तो जो अदर बोरोन होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा डल जाए तो वो कहीं ना कहीं फसल को हानि भी देते हैं। ये हमें स्प्रे का शेड्यूल लेके चलना है, और एंड में जब हमारी प्रोडक्शन वाली स्टेज चल रही है उस टाइम पे हमें फिर कैल्शियम के स्प्रे देने हैं, जो 15-15 दिन पे हमें कैल्शियम देते रहना चाहिए, जो यारा का भी स्टॉपिट के नाम से आता है। तो स्टॉपिट के स्प्रे 3 से 4 आपके केले की घार पे डलने चाहिए। वो हमें पौधे पे नहीं देना होता, जब आपका फल बनना स्टार्ट हो जाता है फल वाली स्टेज पे ही हमें स्टॉपिट के स्प्रे चलाने होते हैं। तो जब फूल बनने से पहले हमें एक बोरोन का स्प्रे कर देना चाहिए, और उसके बाद में जब फल बन रहा है 15-15 दिन के गैप पे यारावीटा स्टॉपिट का 500 ml के हिसाब से स्प्रे करते रहना चाहिए। तो अगर ये केले का पोषण प्रबंधन आप अप्लाई करते हैं तो आपके केले की क्वालिटी भी बहुत अच्छी बन के आती है, और जितना अच्छा केले की क्वालिटी बन के आएगी उतना ही आपका रेट भी अच्छा लगता है, क्योंकि केले का जो प्राइस होता है वो उसकी क्वालिटी पे ही डिपेंड होता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, और बहुत उचित जानकारी, तकनीकी जानकारी भी आपने हमें दी है, हमारे श्रोताओं को दी है। तो किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि केले की फसल में संतुलित पोषण अपनाकर न तो केवल हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बल्कि फलों की गुणवत्ता और अपने बाजार के मूल्य को भी बेहतर कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। यही हमारे आज के विशेषज्ञ विक्रम सिंह जी ने बताया कि सही समय पर सही मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग, यही है एक सफल केले की खेती का मंत्र। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इसे अपनी केले की खेती में जरूर अपनाएंगे। लेकिन कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले श्री विक्रम सिंह जी, एरिया एग्रोनॉमिस्ट, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आप हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बार पुनः हमारे साथ जुड़े और हम सबको बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, इसी के साथ मुझे यानी आपकी पूजा को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ भी नई जानकारियां होंगी और होंगी नई ऊर्जा के साथ कुछ और बातें। तब तक के लिए खेती में उन्नति करते रहिए, खुशहाल रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज के साथ। पूजा की ओर से नमस्कार।